तमिलनाडु का रेलवे स्टेशन है। एक शहर है जहां हम लोग अभी आए हुए हैं और हफ्ते भर यहां हमें रुकना है। देखते हैं यहां हमारी यात्रा का पड़ाव कैसा रहता है। और आइए ऐसे एक फोटो कुंभकोणम या कुंभकोणम, ये तमिलनाडु का स्टेशन है। बहुत साफ सुथरा रेलवे स्टेशन, चहल पहल भी खूब। यहाँ के अलावा बाहर के अधिकांश लोग मेरे ख्याल से इस शहर के नाम से अपरिचित होंगे और हमें भी यह नाम बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे याद हो पाया, क्योंकि मेरी भतीजी के पतिदेव का अयोध्या से यहाँ तबादला हुआ बैंक में, और वैसे वो लोग झांसी के रहने वाले हैं तो पुराना परिचय भी है। तो वो लोग यहाँ आए तभी हमें पता चला कि एक शहर इस नाम से भी है और बहुत खूबसूरत शहर है। और इत्तेफाक ऐसा रहा कि हम लोग यहाँ आए थे तो हमारे दामाद जी के माता पिता यानी कि हमारे समधी और समधन जी भी यहीं पर थे, तो यात्रा का आनंद दुगना हो गया। दक्षिण भारत की दो महान नदियों कावेरी और अरसला के बीच स्थित कुंभकोणम तमिलनाडु के तंजावुर जिले के केंद्र में एक बेहद ही अनूठा और खूबसूरत शहर है। यह अपने भव्य मंदिरों के लिए विशेष जाना जाता है। खूबसूरत मंदिरों के अलावा यहाँ पर बड़े उत्सव भी मनाए जाते हैं, जिसे महामाहम उत्सव कहा जाता है। यह उत्सव लगभग 12 साल में महामाहम टैंक में मनाया जाता है। इसका नाम बेशक टैंक हो, लेकिन यह एक सुंदर झील जैसा लगता है और बहुत खूबसूरत चारों ओर मंदिर बने हुए हैं। इसे भव्य मंदिरों का शहर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इस पर प्रारंभिक चोल, पल्लव, मुथैयार राजवंश, मध्यकालीन चोल, बाद के चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य, मदुरै नायक, तंजावुर नायक और तंजावुर मराठों का शासन कहा जा सकता है, यानी कि उनका शासन था। यह 7वीं और 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच एक प्रमुख शहर बन गया, जब यह मध्यकालीन चोलों की राजधानी के रूप में स्थापित हुआ। ब्रिटिश राज के दौरान यह शहर अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंच गया, जब यह यूरोपीय शिक्षा और हिंदू संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया था और इसने सांस्कृतिक नाम दक्षिण भारत का कैम्ब्रिज प्राप्त किया। 1966 में कुंभकोणम को आधिकारिक तौर पर एक नगर पालिका के रूप में गठित किया गया, जिसमें आज 48 वार्ड शामिल हैं, जो इसे तंजावुर जिले में दूसरा सबसे बड़ा स्थानीय नागरिक निकाय बनाता है। यह 24 अगस्त 2021 को नगर निगम बन गया और सुना है, जैसा कि लोगों ने बताया, शीघ्र ही इसको जिले के रूप में मान्यता मिलने वाली है। यह तंजावुर से 40 किलोमीटर और चेन्नई से 273 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां बस और ट्रेन से आया जा सकता है। कुंभकोणम में 12 साल में एक बार होने वाले महामहम उत्सव से 12 के करीब शिव मंदिर जुड़े हुए हैं। वे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, कुंभेश्वर मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, एकम्बरेश्वर मंदिर, गौतमेश्वर मंदिर, अभिमुखेश्वर मंदिर, कम्बट्टा विश्वनाथ मंदिर,
बानापुरीश्वरर मंदिर, कालहस्तीश्वरर मंदिर, कुंभावरर मंदिर और कोटेवरार मंदिर, अमृत कलाशनाथर मंदिर। इन 12 में से पहले 10 मंदिर कुंभकोणम शहर में ही स्थित हैं। ये सभी मंदिर अत्यंत भव्य रूप में स्थापित हैं और सैकड़ों साल पहले के बने हुए हैं। इनकी खूबसूरत वास्तुकला और जगह जगह मूर्तियों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इन मंदिरों में कोई प्रसाद बेचने खरीदने की छीना झपटी नहीं, पंडितों का कोई आतंक नहीं, भिखारियों का कोई मजमा नहीं। मतलब बहुत शांत और खूबसूरत तरीके से यहाँ पूजन अर्चन किया जाता है। तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा तमिल है और यहाँ भी सभी बाज़ार के दुकानों पर या मंदिर के अंदर जो शिलालेख वगैरह हैं उसमें तमिल में ही मंदिरों आदि की जानकारी, इतिहास आदि दिया हुआ है। तो इस वजह से हमें समझने में परेशानी हुई और जो लोगों ने बताया, जो मंदिर के आसपास के लोग थे, उनके अनुसार हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिली, परंतु विस्तृत जानकारी हम प्राप्त नहीं कर पाए, जिसका हमें खेद है। हमारे लिए यह भी एक अच्छी बात थी कि जब देश के अधिकांश राज्य भीषण ठंड की चपेट में थे, तब यहाँ हम गर्मी के मौसम का आनंद ले रहे थे और प्रायः हमें ठंडा पानी पीने या ठंडे पानी से नहाने में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही थी। रात भर घरों में पंखा भी चलता था। तो यह एक हमारे लिए अच्छी बात थी कि हमें ठंड का सामना नहीं करना पड़ा। और जो हम लोग 1-1.5 महीने के लिए इधर की यात्रा पर आए हैं तमिलनाडु और कर्नाटक की, तो वो हमें फ़ायदेमंद लगा। और हाँ, यहाँ गर्म कपड़े भी बेकार रहे हमारे। यहाँ पर घरों में एक और विशेष बात देखने को मिली। जैसे ही आप किसी के घर में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, आपको सामने एक आईना दिख जाएगा जो लगभग 2 फीट 2.5 फीट का 3 फीट का, जैसा जगह के अनुसार आईना लगा रखा है लोगों ने अपने घरों में। उसके पीछे की कहानी यहाँ लोग यह बताते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति उस घर में प्रवेश करता है तो उसको अपना चेहरा उस आईने में दिखता है, जिससे उसकी सारी निगेटिविटी यानी कि जो नकारात्मकता है उस व्यक्ति बाहर दुनिया भर में घूम कर आने के बाद वो वहाँ आकर उतर जाती है। और इसके अलावा एक चीज़ ये देखने को मिली कि यहाँ घरों में नित्य प्रति सुबह सुबह महिलाएं रंगोली सजाती हैं अपने दरवाज़े पर, और बहुत सुंदर तरीके से, मतलब मेहनत से बनाया हुआ, जबकि वो एक ही दिन के लिए रहता है, परंतु वो रंगोली शुभ का संकेत है और उनकी पूजा पद्धत में शामिल है, उनके शुभ कार्यों में शामिल है। तो उसका ज़्यादातर घरों के बाहर ये देखने को मिला।
जो कि बहुत सुंदर लगता है। सुबह सुबह उठिए तो आपको ऐसी रंगोलियाँ देखने को मिलती हैं। और सीधे सच्चे लोग, ज़्यादा छीना झपटी कोई जैसी चीज़ें नहीं देखी। हाँ, छुटपुट भिखारी मिले, परंतु ऐसा कोई लूट मार, चाहे आप मार्केट में हो, चाहे सब्जी लेने जा रहे हो, चाहे फल ले रहे हो या कपड़े लत्ते ले रहे हो, कोई बार्गेनिंग नहीं और कोई आपके साथ बदतमीजी नहीं, कोई चालाकी मक्कारी नहीं, सीधे सच्चे लोग। और पूजा पाठ यहाँ बहुत होता है, तो उस पूजा पाठ पर लोग अमल भी करते हैं। ये नहीं है कि पूजा पाठ भी करते हों और उसके बाद उसका मिसयूज़ भी करते हों, पूजा की आड़ में और धंधे चल रहे हों, ऐसा नहीं है। यहाँ के बाज़ार देखिए कितने खूबसूरत बाज़ार, बड़े बड़े शोरूम। और मुझे लगता है कि छोटा शहर होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत आकर्षण है बाज़ारों में। और बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, चाहे आप कपड़े लेना हो, चाहे आपको खाना पीना हो, कुछ सब्जी लेनी हो, सब तरह की चीज़ें हैं। बस यहाँ भाषा की थोड़ी समस्या है। यहाँ हिंदी और अंग्रेज़ी बोलने वाले बहुत कम लोग हैं, तो बाज़ारों में थोड़ी समस्या आती है, लेकिन किसी तरह इशारों में या अगल बगल से सहयोग लेकर काम चल जाता है। और दूसरी बात यह कि भाषा के प्रति प्रेम यहाँ बहुत दिखता है। अमूमन हम लोग उत्तर भारत में देखते हैं, हमारे दिल्ली हो, नोएडा हो या उत्तर भारत के और भी कोई शहर हो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के, वहाँ हमारे दुकानों पर, शॉप्स पर बोर्ड जो होंगे ज़्यादातर अंग्रेज़ी में लिखे होंगे। अपनी हिंदी भाषा भी वहाँ बहुत कम दिखलाई पड़ती है। परंतु यहाँ तो बोर्ड समझने में भी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि सभी ने अपने बोर्ड अपनी भाषा में लिख रखे थे और कहीं पे भी अंग्रेज़ी यदा कदा और हिंदी का तो खैर कोई नाम ही नहीं था। तो ये अच्छी बात है, अपने भाषा के प्रति इतना प्रेम होना चाहिए। तो ये सब बहुत अच्छी चीज़ें लगी जो जिसने हमको बहुत प्रभावित किया। हालांकि केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, रेलवे हुआ, ऐसे जो भी यहाँ पर कार्यालय थे, उनमें हिंदी, अंग्रेज़ी और स्थानीय तीनों भाषाओं का प्रयोग देखने को मिला, जो सुखद लगा। राजभाषा नियमों का प्रयोग केंद्र सरकार के कार्यालयों में उचित तरीके से हो रहा है, यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह टैंक का दृश्य है, देखिए कितना मनोहारी है। और फिर ये यहाँ के अनूठे, अद्भुत और खूबसूरत बाज़ार, जहाँ पर हमने खूब चौकड़ी भरी। छोटा शहर बेशक हो, पर यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दिख रही है। बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, बड़े बड़े शोरूम हैं और मंदिर तो देखिए कदम कदम पर यहाँ मिल जाएंगे। हर चीज़ की यहाँ एजेंसी और शोरूम दिखलाई पड़ रहे हैं। 2025 में कुंभकोणम शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 2 लाख है। इसके अलावा कुंभकोणम मेट्रो की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख के करीब होने का अनुमान लगाया जाता है। यह एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, जहां हिंदुओं की जनसंख्या लगभग 85% है। मुस्लिम आबादी 10% के करीब, ईसाई 4% के करीब, लेकिन सिख 0% और बौद्ध यहाँ 0% हैं। जैन 0.23 और अन्य 0 हैं। ये सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। कुंभकोणम शहर की कुल आबादी के लगभग 27% लोग यहाँ झुग्गियों में रहते हैं और झुग्गियों की संख्या भी लगभग 9,000 के करीब है, जिसमें 37,714 के करीब लोगों की आबादी रहती है। ये घरों के भीतर प्रवेश द्वार के एकदम सामने लगा शीशा है, जिसका उल्लेख अभी पिछली वार्ता के दौरान मैंने किया था। एक जानकारी आपको और देते चलें, कुंभकोणम सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, राष्ट्रीय राजमार्ग NH 36
विक्रमंडी और मदुरै को जोड़ता है, जो इस शहर से होकर गुजरता है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है, जो कुंभकोणम से लगभग 91 किलोमीटर दूर है। कुंभकोणम दक्षिण भारत के कस्बों और शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। मैसूर मयिलादुथुराई एक्सप्रेस कुंभकोणम को मैसूर और बेंगलुरु से जोड़ती है। यहाँ नियमित एक्सप्रेस ट्रेनें हैं जो कुंभकोणम को राज्य के प्रमुख शहरों जैसे चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरै और तिरुचिरापल्ली से जोड़ती हैं। यात्री ट्रेनें हैं जो कुंभकोणम को तंजावुर, तिरुचिरापल्ली, चिदम्बरम और मयिलादुथुराई से जोड़ती हैं। एक सप्ताह रहे और हमारे समधन जी श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव और मंजू श्रीवास्तव, इसके अलावा हमारे दामाद संकेत श्रीवास्तव और हमारी भतीजी समीक्षा श्रीवास्तव, हम सब ने मिलकर एक फ़िल्म भी बनाई यहाँ। और उसके पश्चात बहुत अच्छे वातावरण में हमारा दिन बीता। यहाँ बहुत खुशी मस्ती में हम लोगों ने दिन बिताया और वो भी बहुत खुश रहे हम लोग के आने से। और हमारी मेहमान नवाजी का भी उन लोगों द्वारा विशेष ध्यान रखा और चलते समय काफ़ी हम सभी भावुक हो गए थे। उनको भी लग रहा था कि वो हमसे ज़िद कर रहे थे कि कुछ दिन और रुकिए फिर जाइएगा, परंतु चूँकि रेल रिजर्वेशन था और हम लोग को वापस बेंगलुरु आना था तो हम रुक नहीं पाए। मगर एक हफ्ते हम लोगों ने बहुत आनंद के पल बिताए, खूब घूमे फिरे, खूब मंदिर के में दर्शन किए, रेस्टोरेंट में खाया पिया, तो बहुत आनंद रहा। और यहाँ भी आकर बदपरहेज़ी खूब हुई क्योंकि खूब खाने को मिलता था, तरह तरह के व्यंजन, और दिन भर चाय का दौर चलता था। परंतु ये यादगार लम्हे हमेशा याद रहेंगे और हम इन्हें कभी भूलना नहीं चाहेंगे। चलते चलते आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी दिखा दें। ये यहाँ की लोकल बस हैं और बस के सामने देखिए शीशे का बना एक ये बस अड्डा है जिसमें अंदर बाहर शीशे लगे हैं और उसके अंदर बैठने की व्यवस्था है, जहाँ पर बसें रुकती हैं और लोग वहाँ से आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। तो ये भी एक नई चीज़ यहाँ देखने को मिली। और ये देखिए बहुत छोटे छोटे केले यहाँ, जो मुश्किल से एक कौर में एक केला में ख़त्म हो जाए, ऐसे छोटे छोटे केले। तो यह हालांकि ये बेंगलोर में भी देखा। और ये देखिए घरों के बाहर सुंदर सुंदर रंगोलियाँ, जिनका जिक्र अभी हमने कुछ देर पहले आप सभी से किया था। हर घर के आगे रंगोली बनाने की प्रथा यहाँ काफ़ी प्रचलित है और इसे शुभ माना जाता है। अंत में मैं पर्यटन के शौकीन लोगों से यह ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी जगह की यात्रा अवश्य करें। ये एक छुपा हुआ शहर है हम लोगों के लिए और बहुत सुंदर खूबसूरत शहर है, जहाँ जाकर और जहाँ मंदिरों आदि के दर्शन करके आपको आनंद की सुख प्राप्त होगी और आपका जो पर्यटन का शौक़ है वो भी बहुत अच्छे से पूरा होगा। और यहाँ कोई सुविधाओं की कमी नहीं है, होटल भी हैं रुकने ठहरने के। अगर आपके कोई रिश्तेदार है तो वहाँ भी रुक सकते हैं। हम लोग पुनः कुंभकोणम रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। ये हमारे समधी जी हैं, प्रदीप जी हैं झांसी के, मगर बेटे के पास अभी आए हुए हैं कुंभकोणम में। जो बेटा इनका बैंक में काम करता है, उसका अभी ट्रांसफ़र हुआ था पिछले साल, तो यहीं आ गए हम। इन दिनों से मिलने आए थे और अब हमारी वापसी होगी मैसूर एक्सप्रेस से, जो शीघ्र ही इस प्लेटफार्म पर लगने वाली है। फिर हम बेंगलुरु पहुंच के कुछ दिन रुकेंगे और वहां से फिर दिल्ली की रवानगी होगी हमारी। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और नई नई जगहों का आनंद उठाते रहिए घर बैठे। जय हिंद, जय भारत, जय कुंभकोणम।